तो हेलो आदाब सत श्री अकाल राम राम। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी के इस यूट्यूब चैनल में एक और नई कहानी के साथ। उम्मीद है पूरा परिवार अच्छा होगा, अपना और अपनों का ख्याल रख रहा होगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी पर चलते हैं, आज की एक और नई रियल स्टोरी पर। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आएगी। तो कभी कभी कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं कि जिसमें पुलिस उन केसों को या तो ख़राब कर देती है या कहीं का नहीं छोड़ती, और फिर हम लोगों की जो सोच होती है पुलिस वालों को लेकर वो भी ठीक नहीं होती। पर कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसमें हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, और इस केस में जो पुलिस के प्रति सोच है शायद वो भी आज हमारी बदल जाए और बदल भी जाएगी। पर जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस परिवार का हिस्सा बने। तो आज की कहानी कानपुर की है, कानपुर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन की है। आपने अक्सर देखा होगा कि रेलवे स्टेशनों पर कि वहाँ पर कभी कभी पुलिस वालों की गश्त होती रहती है और हर रोज़ होती है कि कोई संदिग्ध तो नहीं है और सामान लावारिस तो नहीं पड़ा, कोई ऊधम तो नहीं मचा रहा। इन सब चीज़ों के लिए गश्त होती रहती है स्टेशनों पर। तो कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन बड़ा मशहूर रेलवे स्टेशन है ये कानपुर का। अप्रैल की बात है, अप्रैल के आखिरी दिनों की, दोपहर का वक्त था, तेज़ गर्मी। तो उस वक्त आरपीएफ के 3 सिपाही गश्त कर रहे थे। जो आरपीएफ के जवान गश्त कर रहे थे उनमें थे दरोगा असलम खान, एक थी आरती कुमारी और एक थे एएसआई हरिशंकर त्रिपाठी। ये लोग गश्त कर रहे थे अलग अलग कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, कहीं कोई चोर चक्का तो नहीं है, चोरी लूट इन सब चीज़ों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब ये लोग गश्त कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक शख्स है, और उस शख्स को जो दरोगा जी थे खान साहब उन्होंने नोटिस किया कि एक शख्स है, बाल बिखरे हुए हैं, दाढ़ी गंदी और खूब बड़ी हुई है, कपड़े फटे हुए, पैरों में चप्पल भी नहीं, और वो शख्स वहाँ रखे डस्टबिन के पास खड़ा था और डस्टबिन से कुछ ढूंढ रहा था। वो पानी की बोतल निकालता है, और अगर कोई मुसाफिर खड़े हैं और वो पानी पी रहे हैं तो वो उनके पास जाकर खड़ा हो जाता और कुछ कहता नहीं, बस खड़ा होकर उनको पानी पीते देखता। तो इसी तरीके से वो काफ़ी देर तक पानी की बोतल तलाश रहा है, और गर्मी भी बहुत तेज़ है, पसीने से तरबदर है वो शख्स, और साफ देखकर हुलिये से लग रहा है कि ये कोई भिखारी टाइप है। और हम सब की भी सोच यही है कि ऐसी भेष ऐसे कपड़े में हम लोग ये मानकर चलते हैं कि वो भिखारी है। हालांकि कई बार कहा गया है कि इंसान को कभी उसकी हालत और कपड़ों से मत आकिए कि वो क्या है। तो प्लेटफॉर्म पर इधर उधर भटक रहा है और पानी की बोतल तलाश रहा है। इत्तेफाक से जब इस आरपीएफ टीम की नज़र उस पर पड़ती है तब सारा ध्यान उसकी तरफ हो जाता है, स्टेशन के तमाम मुसाफिरों को छोड़कर। अब ये भी लगातार बार बार के पता नहीं कौन है, क्या है, संदिग्ध तो नहीं है, कोई संदिग्ध मामला तो नहीं है, और ये क्या कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि वो बस पानी की बोतल ही ढूंढ रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ थी और वो बस अपनी प्यास बुझाना चाहता है। सब कुछ देखने के बाद, सब कुछ समझने के बाद आरपीएफ की टीम उस संदिग्ध के पास जाती है और उससे दरोगा साहब पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि साहब मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है। आरपीएफ की टीम इंसानियत दिखाती है और कहती है कि ठहरो। वो एक पानी की बोतल लाते हैं, ठंडी पानी की बोतल उस शख्स को देते हैं, और अभी तक वो बस इसे एक भिखारी समझ रहे थे, एक गरीब आदमी, एक गरीब लाचार शख्स, इसी टाइप का। वो शख्स पानी की बोतल लेता है और सारा पानी पी लेता है। पानी पीने के बाद वो कुछ सेकंड रुकता है और फिर बाद में वो शख्स पानी पीने के बाद आरपीएफ टीम से कहता है कि थैंक यू वेरी मच सर। ये जो थैंक यू था और जिस टोन में उसने कहा, पूरी की पूरी आरपीएफ टीम हिल जाती है। इस शब्द को सुनने के बाद पुलिस वालों के कान खड़े हो जाते हैं। अभी इस थैंक यू से पहले जो देखा था कि एक शख्स कचरे के डिब्बे से पानी की बोतल ढूंढ रहा है, जेब में पैसे नहीं हैं, कपड़े फटे हुए, पैरों में चप्पल भी नहीं, पूरा का पूरा भिखारी लग रहा है, और उसका जो बोलने का तरीका, जो स्टाइल था वो अलग था। उस थैंक यू को बोलने का, वो कोई आम भाषा में बोलने वाला थैंक यू नहीं, बल्कि उसके थैंक यू बोलने की जो टोन थी वो बहुत अलग थी, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा शख्स हो। अब आरपीएफ के लिए उस शख्स के लिए जो हमदर्दी थी वो शक में बदल गई। अब उसके इस शब्द के बाद, थैंक यू के बाद, पुलिस के दिमाग में अजीब अजीब चीज़ें आने लगी कि कहीं ये कोई संदिग्ध तो नहीं, कोई ऐसा तो नहीं है कि जो इधर कुछ गड़बड़ करने वाला हो या कुछ गड़बड़ करने आया हो, भेष बदल कर, रूप बदल कर ये अपना।
और भी बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें आरपीएफ टीम के दिमाग में आने लगी। फिर थोड़ी देर बाद उस आरपीएफ टीम ने उस शख्स से पूछा कि कौन हो तुम और कहाँ से आए हो। आरपीएफ पुलिस टीम को इस भिखारी की जैसी हालत थी उस शख्स की, उसके एक शुक्रिया, एक थैंक यू बोलने के बाद शक करने पर मजबूर कर दिया था। उसकी हालत भी ऐसी ही थी, पर वो घबराया पहले। फिर आरपीएफ की टीम उसे अपने दफ्तर, अपने ऑफिस ले आई। हर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ का एक दफ्तर होता है, अक्सर आपने देखा होगा। दफ्तर में आरपीएफ की टीम उस शख्स को लेकर जाती है और अब उससे पूछती है कि हाँ, अब बताओ कौन हो तुम, कहाँ से हो और यहाँ इस स्टेशन पर क्या कर रहे हो। वो घबराया हुआ शख्स पहले तो कुछ बोलता नहीं है, पर 2-3 बार, तीसरी बार पूछने पर वो शख्स बोलता है। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इसी तरह की रियल स्टोरीज़ आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए अपनी कहानी पर वापस आते हैं। अब वो शख्स पहली बार खुलता है, आँखों में आंसू हैं। उसके बाद बोलता है कि सर, मेरा नाम महावीर सिंह है, और इंग्लिश में बोल रहा है। फिर पुलिस कहती है कि अगर तुम महावीर सिंह हो तो यहाँ इस स्टेशन पर कैसे, और वो भी इस हालत में, भिखारी की तरह कचरे से पानी की बोतल निकाल रहे हो पानी पीने के लिए, हालत तुम्हारी इतनी ख़राब। वो कहता है कि साहब, मैं गरीब नहीं हूँ और ना ही मैं भिखारी हूँ, बस मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। खैर, आप तो पुलिस वाले हैं, इसलिए मैं अब सुरक्षित और सेफ महसूस कर रहा हूँ। और साहब, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत संपन्न घर से हूँ। फिर आरपीएफ टीम कहती है कि अगर तुम अच्छे घर से हो तो यहाँ कैसे और इस हालत में। तो वो कहता है कि सर, मेरा नाम महावीर सिंह है और मैं 29 साल का हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के इसी औरैया ज़िले के विधुना इलाके में रहने वाला हूँ। मेरे घर में भाई है, माँ है, पिताजी हैं, मेरा पूरा परिवार है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, पूरा परिवार संपन्न है, सब ठीक है। 26 जून 2022 बोला कि तब तक सब कुछ मेरे साथ ठीक था। 26 जून 2022 तक, मतलब 2 साल पहले तक, 26 जून को मेरे घर वालों ने कहा कि पैसे निकाल के ले आओ एटीएम से। मैं घर के एटीएम लेकर घर से पैसे निकालने के लिए निकला। पैसे निकालने के लिए मैं अपने घर के आसपास के सभी एटीएम के चक्कर मार लिए, पर किसी भी एटीएम में पैसे नहीं थे और घर में पैसों की ज़रूरत ज़्यादा थी। घर में 1 रुपये का भी कैश नहीं था, इसलिए ज़रूरत ज़्यादा थी, ज़रूरत ज़्यादा बड़ी थी पैसों की। तो मैं पैसों के लिए विधुना चला गया, पैसे निकालने के लिए, पैसे लेने के लिए। वहाँ की एक बैंक में मेरा एक दोस्त है जो बैंक में एम्प्लॉय है। एटीएम भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। और फिर अपने दोस्त महेंद्र के साथ मैंने बैंक से पैसे निकाले और उस दोस्त महेंद्र से मिलते हुए मैं पैसे लेकर बैंक से बाहर निकला और बस स्टेशन पर खड़ा होकर घर जाने के लिए बस का इंतज़ार कर रहा था। और 8 किलोमीटर की दूरी थी मेरे घर की। और जब मैं उस स्टेशन पर खड़ा था, वहाँ मेरे अलावा और कोई शख्स वहाँ मौजूद नहीं था, क्योंकि बात ये 2022 की है, कोरोना का समय था। तो इसी वजह से लोग भी घर से बहुत कम निकलते थे, बहुत कम आया जाया करते थे। जब ज़रूरी काम हो तभी निकलते थे, फालतू में नहीं निकलते थे। इसी वजह से काफ़ी देर बस का इंतज़ार करने के बाद बस तो नहीं आई। अचानक एक कार मेरे सामने आकर रुकी, उसमें से 2 लोग उतरते हैं। मैं कुछ समझता कि वो शायद मुझसे रास्ता पूछ रहे हैं क्या या कुछ और, पर अचानक एक हाथ मेरे मुंह पर आता है और फिर दोनों मुझे घसीट कर कार में डाल देते हैं। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, होश नहीं। शायद उन लोगों ने मुझे कुछ नशीली चीज़ सूंघा दी थी, इससे मैं तुरंत बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को बाथरूम में एक टॉयलेट में पाया। हाथ पैर बंधे हुए थे, मुझे कुछ पता नहीं था बाहर का कि दिन है या रात है। फिर थोड़ी देर बाद उस टॉयलेट में एक शख्स आता है और वो वहाँ से एक दूसरे कमरे में मुझे लेकर जाता है। और पहले तो वो लोग मुझे बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं। वहाँ मेरे साथ और भी कई लोग बंद थे। फिर मेरे हाथ पैर बांध दिए, मेरे सारे पैसे ले लिए, एटीएम कार्ड भी ले लिया। उस कार्ड का पिन पूछा, मैंने नहीं बताया तो उन लोगों ने मुझे पिन के लिए बहुत मारा, मुझे डराया। फिर मैंने भी मजबूरी में पिन बता दिया, डर के मारे कि कहीं मुझे मार ना दें। फिर इन लोगों ने पैसे निकाले कार्ड से, पता नहीं क्या किया। पिन बताने के बाद फिर उन लोगों ने मेरे शरीर में कुछ इंजेक्ट किया, मेरी बॉडी में। और इंजेक्ट करने के बाद मेरा सिर घूमता और मैं बेहोश हो जाता।
कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने मैं उसी कमरे में बंद रहा और समय समय पर वो मुझे नशे वाला इंजेक्शन भी देते, मेरे साथ मारपीट भी करते जब उनका मन होता तब। फिर उनकी जो भाषा थी वो भी मेरी समझ से बाहर थी। पता नहीं कौन सी भाषा में वो बात कर रहे थे। उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज से लग रहा था कि जैसे वो साउथ इंडियन हो, और बाद में पक्का हो गया कि ये साउथ इंडियन लैंग्वेज है, इसलिए इनकी भाषा मेरी समझ में नहीं आ रही थी। फिर एक दिन कमरा खुला और हम सबको बाहर निकाला और एक कार में बिठाकर हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गए और हमसे कहा कि अब तुम यहीं इसी जगह पर काम करोगे। हमें उसी जगह पर, उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बंधुआ मज़दूर के तौर पर काम करने के लिए रखा गया। हम लोग और मेरे साथ जो भी और थे वो सब वहाँ काम करने लगे। मेरे साथ और भी लोग थे। अब मेरा जो डेली का रूटीन था वो था कि सुबह उठकर उस कार के द्वारा उस कंस्ट्रक्शन साइट तक जाना और वहाँ पूरा दिन गुलामों की तरह काम करना, और खाना बस नाम के लिए देते। फिर शाम होने के बाद फिर हमें और मुझे वहाँ से वापस उसी कार में बिठाकर उसी कमरे में लाकर पटक देते। थोड़ा बहुत खाना देते, कभी कभार मारते भी, और हर रात को वो नशे वाला इंजेक्शन मुझे ज़रूर देते। चाहे खाना दें या ना दें, पर इंजेक्शन नशे वाला ज़रूर देते। और इधर विधुना में इसके परिवार वाले परेशान हैं। वो सब लोगों से पूछते हैं कि माँ बाप, महावीर के तमाम दोस्तों से पूछते हैं कि किसी को कुछ मालूम है, किसी को कुछ पता है महावीर के बारे में। जिस इलाके में महावीर का घर था, माँ बाप उस पूरे इलाके को छान लेते हैं। भाई भी ढूंढ रहे हैं। तमाम कोशिशों के बाद घर वाले पुलिस स्टेशन में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं, पर पुलिस वाले कुछ नहीं करते। रिपोर्ट लिख लेती है पुलिस और कहती है कि जवान लड़का है, चला गया होगा कहीं, अपने यार दोस्तों के साथ आ जाएगा, जेब में पैसे हैं, एटीएम कार्ड साथ में है, आ जाएगा, आप लोग घर जाओ। घर वाले वापस घर आ जाते हैं। कुछ दिन और बीतते हैं, कोई खबर नहीं महावीर सिंह की। महावीर के घर में रोना चिल्लाना, रोना धोना शुरू हो गया। पूरा परिवार गम में, दुख में, तकलीफ़ में। माँ बाप भी बार बार बीच बीच में थाने जाते रहते अपने बेटे की जानकारी लेने, पर जब पुलिस ने कुछ किया ही नहीं, कोई तफ्तीश ही नहीं की, कोई जांच ही नहीं की, तो जानकारी क्या देंगे। घर वाले उदास होकर वापस घर आ जाते। धीरे धीरे समय बीता। अब घर वाले भी अपने जवान बेटे को भूलने लगते हैं, पर थाने जाना नहीं छोड़ा था उन्होंने। जब भी समय मिलता वो पुलिस के पास जाते। पर बाद में जब महावीर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली घर वालों को, तब घर वाले भी थाने जाना उन्होंने कम कर दिया और अपने अपने कामकाज पर ध्यान देने लगे। और अब इधर क्या हो रहा है कि महावीर के साथ कि उसकी पकड़ करने वालों ने उसकी हालत बहुत ख़राब कर दी थी। थोड़ा खाना, थोड़ा पानी और ज़्यादा काम, कम सोना, और फिर वापस शाम को उसी पिंजरे में डाल देते। पर नशे का इंजेक्शन रोज़ देते थे ताकि ये कमज़ोर रहे, इधर से भाग ना सके, नशे में रहे। और पहरा हद से ज़्यादा होता था काम वाली जगह पर भी और उस घर के पास भी जहाँ इसको बंद करके रखा गया था महावीर को। वहाँ से भी भागना नामुमकिन था। ना काम वाली जगह से भागा जा सकता था, ना ही उस कमरे से भागा जा सकता था, उस घर से। ये सिलसिला चलता रहा। हर वक्त नज़र रखी जाती थी मुझ पर। और अब धीरे धीरे मैं भी ये समझने लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी अब यही है। घर, मकान, माँ बाप, ये सब मैं भूल गया। और इतना दिमागी असर हो रहा था मेरे दिमाग पर उस नशे का कि मैं अब धीरे धीरे भूलना शुरू हो गया। सब कुछ मेरे दिमाग से डिलीट होता चला गया। मेरे दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया। मैं चीज़ें भूलने लगा कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा घर है या नहीं, मेरा परिवार है या नहीं। पर उन लोगों ने मुझे इतने इंजेक्शन इतने लगाए, इतना नशा दिया हर रोज़ कि एक दिन अब मुझे उनके जो इंजेक्शन थे, उस इंजेक्शन का भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई नशा नहीं होता था। जहाँ मैं पहली बार, दूसरी बार में बेहोश हो गया था लगातार नशा करने की वजह से, अब मुझ पर उनके इस नशे का भी कोई असर नहीं होता था। वो बेसुदगी नहीं आती थी जो पहले आती थी। बोला उम्मीदें छोड़ चुका था और इसी तरह ज़िंदगी कट रही थी। लेकिन तभी अप्रैल के महीने में उस घर में कंस्ट्रक्शन साइट तक रोज़ का आना जाना था। नशे का भी असर अब कम होता था। और फिर कुछ वक्त से मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं होश में हूँ, पर मैं एक्टिंग ऐसी करता था कि जैसे मुझे कुछ पता नहीं,
कि मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं नशे में हूँ। काम करता फिर वापस आता। पर अब मैंने सोचना शुरू किया कि मैं अब यहाँ से कैसे निकलूँ। तो उस कंस्ट्रक्शन साइट से वो घर और घर का वो कैद वाला कमरा, उसने ये सब ठीक से देखना शुरू किया। सब कुछ ध्यान से देखा, पर वो इलाका कौन सा है, कौन सा शहर है, इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। पर उसे इतना पता था कि ये यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल ये तो नहीं है, महाराष्ट्र भी नहीं है, क्योंकि उसे पता था कि मराठी कैसी बोली जाती है, राजस्थानी भाषा, बंगाली भाषा किस तरह से बोली जाती है। तो उसे लगा कि ये साउथ इंडियन लैंग्वेज होगी, क्योंकि बंगाली भाषा तो उसे भी आती थी, बंगाली बोल देता था वो भी। कन्नड़, तमिल, मलयालम टाइप की भाषा लैंग्वेज होगी ये, क्योंकि इनकी भाषा मेरी समझ से बाहर की चीज़ है। तो धीरे धीरे इसने सारी चीज़ें देखना शुरू करी और अप्रैल के महीने में इसने कोशिश करी निकलने की। तो इसी अप्रैल के महीने की बात है, करीब आज तक इसको बात को जोड़ें तो करीब 2 साल 4 महीने का समय बीत चुका है इस कहानी को, इस बात को लगभग। फिर वो वहाँ से भागने का प्लान बनाता है। उसने रास्ता वगैरह सब पहले ही देख लिया था। 2 साल हो चुके थे उस जगह पर रहते रहते। अच्छा, अब समय के साथ वहाँ के जो दबंग लोग थे, जो इन सब पर, इन कैदियों पर, बंदियों पर नज़र रखते थे, उन्होंने भी अब पुराने कैदियों पर ध्यान देना कम कर दिया। नशे का कोई असर नहीं होता था। तभी एक रोज़ रात को फिर से उसे नशीला पदार्थ दिया जाता है और वहाँ के गुंडे बदमाश जो थे वो लोग, वो समझते हैं कि सब लोग सो रहे हैं, सब नशे में हैं और अब सुबह ही उठेंगे। इसी बात को सोचकर वो लोग भी, गुंडे दबंग टाइप के लोग, इन पुराने कैदियों की तरफ से बेफिक्र हो जाते हैं। इसी एक रात का इंतज़ार था अब उसे, महावीर को। और वहाँ से रात के अंधेरे में महावीर भागता है, उस कैद से बाहर आता है और बस भागना शुरू कर देता है। शुरू में जितना भाग सकता था भाग रहा है, घर से निकलने के बाद से भागने के बाद तक। फिर वो चलते चलते बहुत आगे निकल जाता है। उसे ना रास्ता मालूम था, ना वो इलाका मालूम था। बस वो उस घर के, उस कमरे से, उस कैद से वो दूर जाना चाहता था। वो पूरी रात चलता है। चलते चलते फिर उसे एक जगह ट्रेन की पटरी दिखाई देती है। वो उसी पटरी के साथ साथ चलने लगता है। नशे का असर है अभी भी, पर इतना होश है कि सब समझ सके, सब सुन सके। गिरता पड़ता रात के अंधेरे में वो उसी पटरी के साथ चलते चलते एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है और बिना कुछ सोचे समझे, जो ट्रेन उसकी नज़र में पहली है, जो पहले आती है, जो पहली पड़ती है, और जो ट्रेन पहले जाने वाली है, वो उस ट्रेन में चढ़ जाता है। और उस ट्रेन की वजह से वो उस इलाके से दूर हो जाता है, उस इलाके से बाहर निकल जाता है। पर डर और घबराहट अभी भी बहुत है महावीर के अंदर कि कहीं वो लोग आ ना जाएं, मुझे फिर से ना पकड़ लें और इस बार पकड़कर कहीं मार ना दें। ये बातें उसके दिमाग में चल रही हैं, पर वो ट्रेन कहाँ जाएगी उसे कुछ मालूम नहीं। जब वो ट्रेन रुक गई, अब आगे जाना नहीं है, वो उस ट्रेन से उतरकर दूसरी ट्रेन पकड़ता है। उसका सफ़र पूरा होने के बाद वो ट्रेन भी रुक जाती है। वो अब तीसरी ट्रेन पकड़ता है, फिर चौथी ट्रेन। इसी तरह करते करते वो साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में आ जाता है। अब वो नॉर्थ इंडिया पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल के रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। उसे अब भी कुछ पता नहीं कि कहाँ जाना है, कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही है अभी तक। बस ये है कि भागो, जितना और दूर भाग सकते हो भागो। पर तभी वो बंगाल के स्टेशन से फिर एक ट्रेन पकड़ता है। नशे का असर अभी गया नहीं। उसे बस इतना पता है कि मुझे यूपी जाना है, पर यूपी में कहाँ जाना है उसे याद नहीं, उसे मालूम नहीं। आखिरकार वो गलती से, या इत्तेफाक कह लो या गलती कह लो, जो भी कह लो, गलती से वो जिस ट्रेन से उतरता है और उसके बाद फिर वो जिस ट्रेन में चढ़कर दोबारा जाता है पश्चिम बंगाल से, उसके बाद वो ट्रेन जिस स्टेशन पर रुकती है वो स्टेशन बिहार का दरभंगा स्टेशन था। अब उसे इस नाम को पढ़कर उसे याद आता है कि मैंने इस इलाके का नाम कहीं सुना है, मैं जानता हूँ इस इलाके को। फिर उसे याद आता है कानपुर शहर का। वो वहाँ खड़े लोगों से पूछता है कि इस दरभंगा स्टेशन से कानपुर कौन सी ट्रेन जाएगी। इस बात की जानकारी लोग देते हैं उसे, क्योंकि उसी तरफ इसका घर था और पिछले दिनों से भागते भागते हफ्ते 10 दिन से लगातार भाग रहा था।
इसके पास कोई पैसे नहीं थे, भूख लगी है तो क्या करें, और धीरे धीरे हालत भी उसकी ऐसी होने लगी। तो ट्रेन में सफ़र करने के दौरान लोग इसे भिखारी समझते और जो कुछ भी इसे खाने को दे देते, कुछ लोग पानी पिला देते, कुछ लोग कुछ खाने को दे देते। तो इसी तरह से ये सफ़र करता रहा और बस इसी के सहारे ज़िंदा रहा। उसके पास पैसे नहीं कि कुछ खरीदे, किसी को फ़ोन करे, और अभी तक कोई फ़ोन नंबर तक इसे याद नहीं। फ़ोन नंबर याद करने की कोशिश कर रहा है, 2 साल हो गए हैं, कोई नंबर ही याद नहीं आया। शायद कोई नंबर याद आ जाए किसी अपने का, पर ठीक से याद नहीं आता। पर वो याद करता रहता है, कोशिश करता रहता है किसी का फ़ोन नंबर याद करने की। खैर किसी तरह दरभंगा से इसने पता किया और अप्रैल के लास्ट में कानपुर रेलवे स्टेशन पर उतरा। उसी दिन उसी समय प्यास लगी, पानी ढूंढ रहा है, पानी के लिए भटक रहा है। प्लेटफॉर्म पर दोपहर का समय है, गर्मी ज़्यादा तेज़ है, गश्त पर आरपीएफ की टीम थी। उन्होंने इसे नोटिस किया और पानी पीने के बाद उसने कहा थैंक यू वेरी मच सर। बस इसी वजह से उस पर शक हुआ था कि भिखारी नहीं है। उससे पूरी पूछताछ होती है, फिर ये कहानी सुनाता है। अच्छा ये बताओ, तुमने घर का भी बता दिया। जब पुलिस ने पूरी कहानी सुनी तो कहा कि अगर तुम्हें कोई नंबर याद हो अपने घर का या अपने किसी रिश्तेदार का या किसी पड़ोसी का तो तुम मुझे बताओ, जो तुम्हारे परिवार को जानता हो। तो उसने बहुत दिमाग पर जोर डाला। फिर उसने अपने चाचा के लड़के का नंबर दिया, अपने चचेरे भाई का, और कहा कि ये मेरे चाचा के लड़के रविंदर का नंबर है। आरपीएफ पुलिस उस नंबर पर कॉल करती है। कॉल करी, उन्होंने पूछा कि आप रविंदर बोल रहे हैं? वो बोलता है कि हाँ मैं रविंदर हूँ, आप कौन? वो कहते हैं कि आप किसी महावीर को जानते हैं। अब रविंदर उधर शॉक्ड, बोला कि हाँ मेरा भाई है। बोला कि पर पता नहीं वो कहाँ है, वो तो गायब है। उन्होंने कहा कि महावीर मेरे सामने खड़ा है। रविंदर को भी यकीन नहीं आया, बोला कि आप झूठ बोल रहे हैं, वो गायब है 2 साल से और पता नहीं कि ज़िंदा भी है या नहीं, आप मजाक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पुलिस से बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। कि तभी पुलिस कहती है, दरोगा साहब कहते हैं कि ठीक है रुको मैं तुम्हें वीडियो कॉल करता हूँ, तब तुम देखना मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। अब दरोगा साहब रविंदर को वीडियो कॉल करते हैं। पहले तो दरोगा साहब उसे अपने बारे में बताते हैं, उसे सब दिखाते हैं और कहते हैं कि अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं पुलिस वाला हूँ। और फिर कहते हैं उससे कि अब मैं जिससे तुम्हारी बात कराने वाला हूँ वो शख्स खुद को महावीर बता रहा है, महावीर सिंह औरैया वाला। जब वीडियो कॉल पर रविंदर पहली बार महावीर को देखता है तो वो पहली बार में तो उसे नहीं पहचान पाता, क्योंकि दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है, कपड़े फटे हुए, और पहले की शक्ल में और अब की शक्ल में बहुत फ़र्क हो गया। रंग काला और नशे की वजह से हालत भी ऐसी भिखारी टाइप। पर जब महावीर बोलता है वो पहली बार में आवाज़ पहचान लेता है। वो शुरू में इसलिए नहीं पहचान पाता क्योंकि उसको, आपको बताया मैंने कि उसकी हालत एक भिखारी टाइप की थी, लंबी दाढ़ी वगैरह। दोनों भाई की बात होती है और रविंदर कहता है कि साहब इसे अपने पास ही रखना, हम सब आ रहे हैं भाई को लेने। रविंदर उस कॉल के बाद तुरंत महावीर के छोटे भाई को कॉल करता है, जो कि गुरुग्राम में एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर काम कर रहा है, एक अच्छी पोस्ट पर है। जब उसको इस बात की जानकारी मिलती है तो पहले छोटा भाई भी यकीन नहीं करता, पर बाद में रविंदर की बातों से उसे यकीन हो जाता है और पूरा परिवार औरैया के विधुना से कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के लिए निकलते हैं। वहाँ जाकर वो महावीर से मिलते हैं और मिलते ही पूरा परिवार महावीर को देखकर उसे गले लगाकर रो पड़ता है। पूरा परिवार रोता है अपने बिछड़े बेटे भाई से मिलने के बाद। उसके बाद आरपीएफ पुलिस नाम पता लिखवाकर उसकी जानकारी सारी लेकर, उसके परिवार की जानकारी लेकर महावीर को उसके घर वालों को सौंप देती है। घर वाले हंसी खुशी महावीर के साथ घर लौटते हैं। कैसे एक भिखारी के थैंक यू वेरी मच बोलने की वजह से बैठे बैठे आरपीएफ ने इस केस को, इस मामले को सुलझा दिया। उस डर, उस घबराहट को भी दूर करने का काम किया। ना वो टीम इस महावीर पर फोकस करती और ना वो पानी देते और ना वो थैंक यू बोलता। पर इत्तेफाक और किस्मत
उस वक्त महावीर के साथ थी और इसी वजह से, इसी एक थैंक यू की वजह से 2 साल 4 महीने बाद महावीर अपने घर वापस लौट सका। तो थैंक यू सो मच कानपुर रेलवे पुलिस। तो आज की कहानी में बस इतना ही। पर क्या अगर आपको पता है कि सबसे ज़्यादा भिखारी भारत में अपने किस राज्य में हैं? तो वो हैं, इसमें नंबर 1 पर बंगाल, पश्चिम बंगाल आता है, जहाँ सबसे ज़्यादा भिखारी हैं। और दूसरे नंबर पर है यूपी और तीसरे नंबर पर बिहार है भिखारियों की संख्या में, मामले में। और इन भिखारियों की जो आमदनी है वो लाखों में है महीने के। पुलिस कई बार इस तरह के गिरोह को हर बार पकड़ती भी है। इनकी जो कमाई है वो लाखों में है। कुछ तो ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन कर रखा है, उन्हें ग्रेजुएट हैं, वो लोग भीख मांग रहे हैं। महीने के 1-1 लाख, 2-2 लाख, 10-10 लाख रुपए इनकी कमाई है यही भीख मांगने से। तो उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की रियल स्टोरीज़ देखने के लिए मेरे इस नए यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह की नई नई कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँ, सच्ची कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँ। तो मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी चैनल का ख्याल रखें। प्लीज़ सब्सक्राइब सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी। थैंक यू सो मच।